नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके आपको ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ लाने के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की जो है अवधारणा क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। चौथा कह रहा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है विकास। तो सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत होता है, सिर्फ केवल जहाँ पे भी आ जाएगा वो गलत होता है। इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे, ओनली, ओनली, केवल, या फिर आपका सिर्फ जहाँ पे भी आ जाता है इसको देखते ही आपने क्या है गलत कर देना है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इसका पूर्व विकास का जो है पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ये भी आपका गलत है। और बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, बहुआयामी है। ठीक है, बहुआयामी भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। किसके विचार से कह रहा है, यह आपकी समकालीन विचारधाराओं के अनुसार कह रहा है कि बाल विकास क्या है। ठीक है, अगला है दूसरा प्रश्न आपका कि विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सर की ओर बढ़ता है, सिरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पे एक बालक है, उसके क्या है शरीर के मध्य से विकास होता है और वह क्या होता है बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है, घुमावदार सिद्धांत, विशिष्टता सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत या फिर शीर्षगामी सिद्धांत। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वह कहता है कि विकास जो होता है सर से पैर तक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास जो होता है मध्य से स्टार्ट होता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, तो इसे हम बोलते हैं आपका अधोगामी विकास। ठीक है, अधोगामी विकास अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है उसे हम बोलते हैं आपका अधोगामी विकास। तीसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो यह होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन से बच्चों में समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये समाजीकरण जो होता है ये आपका लेव वाइगोस्की से लिया गया प्रश्न है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने आपका किस पे बल दिया है, तीन चीज़ों पे बल दिया है, समाज, समाज पे बल, संस्कृति पे बल और एक भाषा पे बल। इन तीन चीज़ों पे आपका लेव वाइगोस्की ने बल दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जो समाजीकरण का प्राथमिक जो आपका संस्था होती है वह केवल और केवल परिवार होती है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत सबसे पहले क्या है अपने परिवार के साथ ही घुलता मिलता है। तो परिवार सबसे पहले उसकी क्या है प्राथमिक संस्था होती है समाजीकरण की। ठीक है, और द्वितीय संस्था कौन सी होती है, बाकी जितनी भी संस्था परिवार को छोड़ के बाकी जितनी भी संस्था होती है वह क्या होती है द्वितीयक संस्था होती है समाजीकरण की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार गलत हो जाएगा, बाकी सब मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय सभी क्या हो जाएंगे उसके द्वितीयक एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पहला गलत है, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका सही है, यह समाजीकरण के द्वितीयक संस्था में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम।
पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रुचि जो है उसके सामने एक पेंसिल क दिखाई गई। क बड़ी है किससे? ख से, और ख बड़ी है ग से। ठीक है, तो उसने क्या समझा? उसने एक निष्कर्ष निकाला कि क क्या हो जाएगी? ग से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस विशेषता को दर्शा रही है? क्रमबद्धता नहीं, क्रमबद्धता नहीं, संरक्षण भी नहीं है, सकारात्मक अनुमान इसे हम कहते हैं। ठीक है, परिकल्पना आधारित निगमन निगमन तर्क भी नहीं है। यह कौन सा आपका? सकारात्मक अनुमान इसे हम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उसने क्या है, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे ट्रांजिटिविटी। यानी क्या होता है, उसने कहा, हमने उससे बोल दिया कि क ख से बड़ा है, ख ग से बड़ा है, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि तब क भी क्या है, ख से बड़ा है। यानी बच्चे में जो है ट्रांजिटिविटी आ गई, यानी सकारात्मक अनुमान लगाना आ गया बच्चे को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? ठीक है, किसमें कौन सी अवस्था बोला है? मूर्त संज्ञानात्मक। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जो है बच्चा क्या करने के लायक होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमन निगमन तर्क आपका अंतिम चरण होता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन नहीं, प्रतिज्ञापित चिंतन नहीं, ये हो जाएगा आपका प्रतिवर्तन। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है, पारंपरिक चरण है, अपारंपरिक चरण नहीं है, उत्तर पारंपरिक चरण है, और पूर्व पारंपरिक चरण भी है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ये तीनों चरण हैं, लेकिन अपारंपरिक जो है चरण नहीं है। सॉरी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल नहीं है, यानी अपारंपरिक चरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि हमें क्या है, नहीं पूछा गया, गलत। अगला देखते हैं हम। एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइकोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? अब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वह अपना पेपर बनाना चाहती है क्लास के लिए, अपनी क्लास के लिए। तो उसको क्या है, किससे बचना चाहिए? यानी समाज तो उसमें आएगा ही, संस्कृति भी आएगी और भाषा भी आएगी। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, बिल्कुल समाज जहाँ पे भी आएगा वाइगोस्की से है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, बिल्कुल सही है। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे भी मानकीकृत परीक्षा आ जाएगी ये आपका गलत हो जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पहाड़ का प्रयोग करना। पहाड़ क्या होती है? एक टेम्परेरी मदद होती है जो हम बच्चे को देते हैं। अगर वो कहीं पर भी फंस जाए तो हम उसे क्या है, टेम्परेरी मदद देते हैं, जिसे वाइगोस्की की थ्योरी ने कहा पहाड़। ठीक है, पहाड़ भी प्रदान करना, ये भी आपका सही है। तो इसका जो है गलत ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, और हमें क्या है, यही ढूंढना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था, किससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, यानी यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। रटकर याद नहीं, और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ये भी नहीं। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे जब क्या है, सहयोग, सहकर्मी सहयोग है, यानी ग्रुप डिस्कशन, बच्चे जब क्या है ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो इससे क्या होता है, उनका जो है सामाजिक संदर्भ में उनका विकास होता है। और जहाँ पे भी समाज आ जाएगा वहाँ पे आपका लेव वाइगोस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा, जो पहला ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका क्या का क्या विश्वास होना चाहिए? ठीक है,
प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विकास होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। प्रगतिवादी कक्षा किसके बारे में पूछ रहा है, प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। कठोर नियंत्रण गलत, और सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही है ये। प्रगतिशील कक्षा में सभी बच्चों को मौका मिलता है अपने विचारों को क्या है, अनुभवों को साझा करना। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता सीखते हैं। ड्रिल, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी केवल आ जाएगा और ड्रिल अभ्यास आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। किस कक्षा में, प्रगतिवादी कक्षा में। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कहीं पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है। यानी किस विचारक ने कहा है कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि क्या है, अनेक प्रकार की होती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इसे हम कह सकते हैं। किसने दिया है, जीन प्याजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगॉस्की ने, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग ने। जीन प्याजे ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, गलत। और लेव वाइगॉस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, गलत। और लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या क्या दिया आपका, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हावर्ड गार्डनर ने क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या है, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौने पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह किस का उदाहरण है, क्या इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर स्थिरता। तो यह होता है जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित, रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर मानकृत मूल्यांकन, ठीक है। तो वह क्या है, शिक्षक जो है वह क्या है, बच्चों को ड्राफ्ट देता है लिखने के लिए और क्या है, उनकी मदद भी करता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, वो रचनात्मकता, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल जो बच्चे ज़्यादा भाषा बोल रहे हैं उन्हें ही स्वीकार करना, गलत। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, यानी जो भाषा वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी अनुमति देना, बिल्कुल सही। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक बहुभाषिकता कक्षा में क्या होता है कि भाषाओं की विविधता के बारे में आप बच्चों को जागरूकता लानी चाहिए और जो भी उनकी मनपसंद भाषा है वह क्या है, एक शिक्षक को क्या है उसके इस्तेमाल के लिए उसे क्या है, अनुमति देनी चाहिए बच्चों के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित की खोज आधारित होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा आपका कि केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब यह केवल जो होगा यहाँ पे सही होगा, हर टाइम आपका केवल गलत नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, ये आपका उतना सही नहीं लग रहा है। समालोचनात्मक चिंतन होगा और अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से ही उत्तर लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है, यानी वह एक ही बच्चे को क्या है प्रश्न पूछती है। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धि से वंचित करा रही है, बिल्कुल सही। सभी विद्यार्थियों के समान अवसरों को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हर बच्चे को मौका नहीं दे रही है, ठीक है, वंचित रह रहे हैं बच्चे। अगला आपका 17वां प्रश्न है, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र में समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। यानी गुणज वैकल्य, यानी जिसे हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, बच्चे को क्या है गणित से दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधाएं निश्चित करेंगे। सख्त समय बाधाएं गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना जैसे कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता जो है उपलब्ध करवाना चाहिए, यानी उसे TLM देंगे आप, टीचिंग एड देंगे, सही है। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकेंगे, यानी करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ मानकीकृत तरीके, गलत। सही ऑप्शन केवल दूसरा हो जाएगा कि विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना यानी कैलकुलेटर देंगे उसे मदद करने के लिए, ठीक है, और गणित संबंधित परियोजना उपलब्ध करवाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, एक दृश्य बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, यानी आपको गलत ढूंढना है। स्पर्शिक ग्लोब सही है, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें नहीं, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही, और ब्रेल लिपि बिल्कुल सही। तो क्या है, अगर बच्चे जो है उसे दिख नहीं रहा है तो आप उसे क्या है छोटे अक्षर वाले पुस्तकें नहीं देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा गलत, कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। अब आपका प्रश्न जो है वह क्या है, अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन क्या कह रहा है आपका, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही, लिखित के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, कथन सही कह रहा है। तर्क क्या दे रहा है इसका कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकार से जूझते विद्यार्थी, सही विकल्प चुने, ठीक है। यही भी सही आपका कि प्रस्तुतिकरण जो है वह क्या है कुछ बच्चों को अगर क्या है दिखाई नहीं देता है तो आप उन्हें चित्र के द्वारा भी इसे दिखा सकते हैं, तो इससे दोनों चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, तो कथन भी सही है, तर्क भी सही है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। अभिसारी अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता, ठीक है। अभिसारी चिंतन सही है, अभिसारी गलत है, अमूर्त चिंतन की योग्यता सही, नई नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता ये भी सही, यानी कौन सा हो जाएगा आपका पहला, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से आ गया आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है, कारण और तर्क का प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षण के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता, बिल्कुल सही, कि बच्चा अगर असफल या फिर सफल हो रहा है वह केवल उसके एक पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा ही नहीं होगा, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो कथन भी सही है और उसका तर्क भी आपका सही है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका,
किसी संप्रदाय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमन, आगमन या फिर अनुकरण या फिर प्रतिस्पर्धा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वह क्या है, उन्हें उदाहरण दे रही है और फिर क्या है, उन्हें नियम बता रही है। तो उदाहरण से नियम की ओर हम किस में जाते हैं? आगमन विधि में। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वह उन्हें क्या है, उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और फिर उसके बाद नियम दे रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों पर निर्धारित कठोर नियम बनाने चाहिए। गलत। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक के बारे में शिकायत करना चाहिए बच्चों की। नहीं। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भ्रष्ट करना चाहिए। गलत हो जाएगा ये। या फिर मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता भी रखें। अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो उसमें क्या है, बच्चे भी शामिल रहें। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, बच्चे को हमें क्या है, मारना नहीं है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। तो तीनों सही हैं। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष सभी में आपका जो है बच्चा अधिगम कर पाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं होगी? नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। बिल्कुल सही है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, यानी जैसा पहले से मेथड जो यूज होता आ रहा है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वही मेथड यूज करना। गलत हो जाएगा ये। ठीक है, और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था, तो चौथा हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का एक क्या है, लक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। नहीं, ये तो गलत है, सक्रिय होते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी रटने पर बल दिया जाता है। गलत। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन आपका सही है कि पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। किस कक्षा में? संरचनावादी संरचनावादी कक्षा में बच्चे को जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही। बच्चे अगर गलती करते हैं तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जात्मक कार्य है। बिल्कुल गलत। ये तो गलत है कि क्या है, अगर बच्चे ने जो है गलतियां करी हैं तो वह क्या है, एक मतलब एक लज्जात्मक कार्य है। बिल्कुल नहीं, एक शर्म का कार्य है। इस प्रकार से नहीं होगा। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। बिल्कुल। त्रुटियां यह बताती है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है और हमें बच्चों को त्रुटियां करने देना चाहिए। चौथा क्या कह रहा है, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय से बिना त्रुटियां करने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका? ये कह रहा है आपका यहाँ पे कि लज्जात्मक कार्य है। ठीक है, और हमें क्या है, यही पूछा गया था कि निम्न कौन से बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, यानी गलत ढूंढना है। तो यही है अवरोधक, दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। निम्न में से बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाह्य अभिप्रेरणा, इनर आउटर मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, ये अंतर से, उसके अंतरात्मा से आ रहा है कि पढ़ने के लिए वो क्या है, वो क्या है, सहायता ले रहा है विभिन्न स्रोतों की। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। बिल्कुल, ये बाह्य आपका क्या है, अभिप्रेरणा है। बाकी ऑप्शन नहीं देखना है क्योंकि पहले ही मिल गया आपको कि क्या है, कि नगद इनाम पाने के लिए, यानी बाहरी क्या है अभिप्रेरणा मिल रही है कि वह इनाम पाने के लिए ही क्या है, खोज कर रहा है। ठीक है,
तो यह क्या हो जाएगी, बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा संज्ञान और संवेग। दूसरा लास्ट प्रश्न है आपका कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, शिक्षक निर्देशित, सहपाठी द्वारा निर्देशित, पाठ्यपुस्तक द्वारा निर्देशित या फिर स्व निर्देशित। शिक्षक उसे निर्देश देगा नहीं, सहपाठी दोस्त नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, वह क्या होना है, स्वयं के द्वारा निर्मित होना चाहिए, स्व निर्देशित होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तभी क्या है, अधिगम आपका प्रभावशाली होगा। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।